हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सर सैयद अहमद ख़ां के बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। सर सैयद अहमद ख़ां के प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1877 में दिल्ली के सैयद खानदान में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था और उन पर पिता की तुलना में मां का विशेष प्रभाव था। मां के कुशल पालन पोषण और उनसे मिले संस्कारों का असर सर सैयद के बाद के दिनों में स्पष्ट दिखा। जब वह सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आए, 22 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और थोड़ी सी शिक्षा के बाद ही उन्हें आजीविका कमाने में लगना पड़ा। उन्हें 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर काम करना शुरू किया, किंतु 1841 ईस्वी में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता हासिल की और विभिन्न स्थानों पर न्यायिक विभागों में काम किया। हालांकि सर्वोच्च ओहदे पर होने के बावजूद अपनी सारी जिंदगी उन्हें फतेहाली में गुजारी। सर सैयद अहमद खां की कृतियाँ। अथर असनादीद उर्दू 1847 में लिखे हैं। नंबर 2, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर लेख 1870 ईस्वी में, जिसका उनके पुत्र के द्वारा एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। साथ ही उनके बाइबिल तथा कुरान पर उर्दू भाषा में टीकाएं सम्मिलित हैं। नंबर 3, असबाब बगावत हिंद उर्दू 1859 ईस्वी में। नंबर 4, आशा रुसनादीद दिल्ली की 232 इमारतों का शोधपरक ऐतिहासिक परिचय। गासी द तासी ने इनका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया जो 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सर सैयद अहमद खां के राष्ट्रभक्ति की भावना। 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनका घर तबाह हो गया। निकट संबंधी। सर सैयद अहमद खां के राष्ट्रभक्ति की भावना। 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनका घर तबाह हो गया। निकट संबंधियों का कत्ल हुआ। उनकी मां जान बचाकर एक सप्ताह तक घोड़े के अस्तबल में छुपी रही। अपने परिवार की इस बर्बादी को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रभक्ति की लहर करवटें लेने लगी। इस बेचैनी से उन्होंने परेशान होकर भारत छोड़ने और मिस्र में बसने का फैसला किया। अंग्रेजों ने उनको अपनी ओर करने के लिए मीर सादिक और मीर रुस्तम अली को उनके पास भेजा और उन्हें ताल्लुका जहानाबाद देने का लालच दिया। यह ऐसा मौका था कि वे इनके जाल में फंस सकते थे। वे धनाढ्य की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन वे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उस वक्त लालच को बुरी बला समझकर ठुकरा दी और राष्ट्रभक्ति को अपनाना बेहतर समझा। बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि अगर भारत के मुसलमानों को इस कोठरी से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी और वह कभी भी उठ न सकेगी। इसलिए उन्होंने मिस्र जाने का इरादा बदल दिया और कल्याण व अस्तित्व की मिसाल लेकर अपनी कौम और मुल्क की तरफ बढ़ने लगे। यह सच है कि उन्होंने गैर फौजी अंग्रेजों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उनके समर्थक बिल्कुल न थे, बल्कि वो इस्लामी शिक्षा व संस्कृति के चाहने वाले थे। उनकी दूरदृष्टि अंग्रेजों के षड्यंत्र से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्हें मालूम था
कि अंग्रेज़ी हुकूमत भारत पर स्थापित हो चुकी है और उन्होंने उन्हें हराने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझा। इसलिए अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से कौम में शिक्षा व संस्कृति की भावना जगाने की कोशिश की, ताकि शैक्षिक मैदान में कोई हमारी कौम पर हावी न हो सके। मुसलमान उन्हें कुफ्र का फतवा देते रहे, बावजूद इस कौम के दुश्मन बनकर या बिगड़ कर न मिले, बल्कि नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। वे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनकी बातों की परवाह किए बिना वे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कोशिश करते रहे। आज मुस्लिम कौम ये बात स्वीकार करती है कि सर सैयद अहमद खान ने कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया। सर सैयद अहमद खान ने अपनी ज़िंदगी में कई संस्थाओं की स्थापना की, जो निम्नलिखित है। 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। उर्दू तथा अंग्रेजी में द्विभाषी पत्रिका निकाली। 1860 के दशक के अंतिम वर्षों तक घटनाक्रम उनकी गतिविधियों का रुख बदलने वाला सिद्ध हुआ। उन्हें 1867 में हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के केंद्र गंगा तट पर स्थित बनारस, वर्तमान में जो वाराणसी है, में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग इसी दौरान मुसलमानों द्वारा घोषित भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी को लाने का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के प्रकाशनों में उर्दू के स्थान पर हिंदी लाने के प्रयासों से सैयद को विश्व हो गया। इस आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के प्रकाशनों में उर्दू के स्थान पर हिंदी लाने के प्रयासों से सर सैयद को विश्वास हो गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के रास्तों को अलग होना ही है। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड की अपनी यात्रा 1869 से 1870 के दौरान मुस्लिम कैम्ब्रिज जैसी महान शिक्षा संस्था की योजना तैयार की। उन्होंने भारत लौटने पर इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई और मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए प्रभावशाली पत्रिका तहदीब अल अखलाक सामाजिक सुधार का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलन मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते थे। मई 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मदरसा तुल उलूम एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया और 1876 में सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने इसे कॉलेज में बदलने की बुनियाद रखी। उनकी परियोजनाओं के प्रति रूढ़िवादी विरोध के बावजूद कॉलेज ने तेजी से प्रगति की और 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खां की राजनीति। मुस्लिम राजनीति में सर सैयद अहमद खां की परंपरा मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित के रूप में उभरी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई, फिर उनके साथ रही और उन्होंने अपनी कौम यानी मुसलमानों को ये कहा कि अभी मुसलमानों को तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, बल्कि सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, तुम पहले तालीम हासिल करो। इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुई और इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया।